हिंदी कथा जगत में समकालीन रचनाकारों में डॉक्टर कृष्णलता सिंह एक जाना पहचाना स्थापित नाम है। उनकी कहानियाँ आधुनिक समाज का दर्पण हैं, इसीलिए पाठक और श्रोतागण उनकी कहानियों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी एक और मौका। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रात के 2 बजे अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, शायद गहरी नींद में थे, लेकिन घंटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने इन्हें हिलाया, देखो तुम्हारा कोई ज़रूरी फ़ोन होगा। आधी नींद में अनिच्छा से फ़ोन उठाया, लेकिन जैसे ही इन्होंने चिर परिचित टोन में हाय हेलो कहा, मैं समझ गई कि फ़ोन सौरभ का है। घबरा कर उठ बैठी, दिल थामे इनकी बातें सुनने और समझने की कोशिश करने लगी। सौरभ ही बोले जा रहा था, ये तो सिर्फ हाँ हूँ इडियट और बेवकूफ़ बोले जा रहे थे। सुबह बात करेंगे कहकर फ़ोन पटक दिया। मेरी बेचैनी, परेशानी और घबराहट की अनदेखी करते हुए बोले, सो जाओ, और करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगे। लेकिन मैं क्या सो सकती थी? हजारों सवाल दिमाग में तूफान मचाए हुए थे। सौरभ बड़ा ही समझदार और जिम्मेदार बेटा है। वो छोटी सी बात के लिए इतनी रात में फ़ोन कभी भी नहीं करेगा। इनसे पूछना बेकार था, इनकी तो नाक बजने लगी थी। बेचारे दिन भर के थके हारे होते हैं, फिर उम्र का भी तकाजा था। मैंने दूसरे कमरे में जाकर सौरभ को फ़ोन लगाया। सौरभ की बात सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। सिर पर आसमान फट पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? सौरभ ने बताया, माँ अभी अभी गौरा का फ़ोन आया था। गौरा और साहिल के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है। साहिल ने गौरा पर हाथ उठा दिया। गौरा साहिल के साथ नहीं रहना चाहती है, वो तलाक चाहती है। रात में ही घर छोड़कर जा रही है, नहीं जाने दिया तो पुलिस में रिपोर्ट करा देगी। पर बेटा, नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? मैंने घबरा कर पूछा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, खटपट तो दोनों में काफ़ी दिनों से चल रही थी। कल रात कुछ लोग इनके यहाँ डिनर पर आए थे। डिनर के बाद दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। गौरा के मोबाइल पर एक एसएमएस आया। गौरा एसएमएस पढ़कर कुछ मुस्कुराई। साहिल ने पूछा, किसका है? गौरा ने शरारत भरे अंदाज में कहा, पर्सनल है, मैं क्यों बताऊँ? पहले तो मोबाइल को लेकर प्यार में नोक-झोंक और छीना झपटी चलती रही। गौरा ने मैसेज डिलीट कर दिया। साहिल को गुस्सा आ गया। वैसे भी साहिल ने पार्टी में दोस्तों के साथ 2-3 पैक चढ़ा रखे थे। उसने गौरा को तड़ातड़ चांटे मारना शुरू कर दिया। गौरा ने भी अपने बचाव के लिए साहिल का मुंह नोच लिया। साहिल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गौरा को गिरा कर पीटा। ड्राइंग रूम में तहस नहस मचा दी। गौरा ने अपना सूटकेस पैक कर घर छोड़ने की तैयारी कर ली है। साहिल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सारा किस्सा सुनकर समझ में नहीं आया कि क्या करूं। बुद्धि जवाब दे गई है, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। गौरा को ऐसी हालत में अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता। तत्काल केवल यही समझ में आया, सौरभ को बोल दिया, बेटा तुम फ़ौरन गौरा को मोबाइल पर कॉल करो कि तुम सुबह की फ़्लाइट से वहाँ पहुँच रहे हो। गौरा तुम्हारे आने तक कोई कदम नहीं उठाएगी। उसे अपने साथ दिल्ली लेते आना। मैं भी दिल्ली पहुँच रही हूँ। गौरा तुम्हारा मान ज़रूर रखेगी, ठीक? फिर मैं फ़ोन रखकर सोने की कोशिश करने लगी। नींद नहीं आई। रात भर सोचती रही कि क्या हो गया है हमारी नई पीढ़ी को। खाते पीते संपन्न, पढ़े लिखे एवं सभ्य बच्चे ऐसी पाशविकता एवं बर्बरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। पति पत्नी ही आपस में तालमेल नहीं मिला पा रहे हैं। सास ससुर देवर ननद किसी की भी जीवन में दखलंदाजी नहीं है। कहते हैं आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक जिम्मेदारियां विवाहित जीवन में विष खोल देती हैं, पर यहाँ तो दोनों ही चीज़ नहीं है। अच्छी खासी आय है, सभी सुविधाएं हैं और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। हमारी पीढ़ी ने तो सभी रिश्तों की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और आज भी निभा रहे हैं। फिर ये रिश्ता साहिल और गौरा पर थोपा तो गया नहीं था, दोनों ने स्वयं एक दूसरे को चुना था। हम लोगों ने तो सिर्फ अपनी सहमति की मोहर भर लगाई थी। दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं। शादी को भी 8 साल हो चुके हैं।
दोनों ने मिलकर बड़ा सुंदर घर सजाया है। एक दूसरे के बिना रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तोता मैना की तरह उनका प्यार है। कोई पार्टी हो, कोई पारिवारिक उत्सव हो, दोनों हंसते खिलखिलाते एक साथ नजर आएंगे। साहिल गौरा की खुशी के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता, मेरी भी नहीं। ये तो गौरा स्वभाव की प्यारी और समझदार बच्ची है। मुझे प्यार और इज्जत दोनों करती है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरी बहू है। बेटे का लापरवाह व्यवहार भी गौरा के कारण खला नहीं, वो उस कमी को पूरा कर देती है। मुझे याद है, आज से लगभग 15 साल पहले हम लोग जब जबलपुर में ऊपर नीचे फ्लैट्स में रहते थे, गौरा और उसकी बड़ी बहन सौम्या अक्सर हाथों में हाथ डाले हंसती खिलखिलाती कंपाउंड में घूमती रहती थीं। मैं भी शाम को कभी कभी टहलने के लिए कंपाउंड में आ जाती थी। गौरा उस समय इंटर फाइनल में थी। सौम्या शायद फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा कर रही थी। मैं डीपीएस में पढ़ा रही थी। साहिल भी इंटर फाइनल में मेरे ही स्कूल में था। हम दोनों माँ बेटे सुबह सुबह स्कूल के साथ निकलते और एक साथ वापस आ जाते। शाम को साहिल मैथ्स की ट्यूशन के लिए चला जाता था। घर और स्कूल के चक्कर में मुझे पास पड़ोस का कुछ अता ही पता नहीं था। कभी कभी गौरा की माँ बाहर मिल जाती थी। दुआ सलाम, कभी घर आइए आदि की औपचारिक बातें हो जाती थीं। साहिल को कभी नीचे वालों से बातें करते नहीं देखा। उसके क्लास की लड़कियां लड़के हमारे घर अक्सर आते जाते रहते थे। साहिल उन्हीं लोगों के बीच मस्त था। सभी मेरे छात्र छात्राएं होते थे। जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। सौरभ के एमबीए का फाइनल ईयर था। रवि को वापस आने में अभी कुछ माह शेष थे। दोनों की प्रतीक्षा में दिन कट रहे थे। अचानक एक दिन साहिल ने मुझसे कहा, मम्मी आप नीचे वाली आंटी से दोस्ती क्यों नहीं करती? वो बहुत अच्छी हैं। तुम्हें कैसे पता? मैं चौंक पड़ी। मम्मी जब आप पूजा की शादी में रायपुर गई थी तब आंटी ने मुझे बुलाकर खाना खिलाया था। एक दिन पकौड़े खिलाए। वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे बुद्धू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम उनका शुक्रिया तो अदा कर देती। तो अब कर देना, कहकर वो हंसकर चला गया। मौका मिलते ही मैं नीचे गई। गौरा की मम्मी शोभना से मिली, उनका शुक्रिया अदा किया, बैठकर चाय के साथ इधर उधर की गपशप लगाई। उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित भी किया। पूरा परिवार सीधा सादा सरल लगा। शोभना साधारण पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। अब आते जाते उनसे मुलाकात हो जाती, तो कभी मैं उनके पास चली जाती, कभी वो हमारे यहाँ आ जाती। साहिल का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। रोज़ टीचरों से शिकायतें मुझे मिलने लगी थीं। व्यवहार भी कुछ बदलने लगा था। इसी बात को लेकर मेरी रोज़ ही उससे खटपट होने लगी। हमारे बीच 36 का आंकड़ा बनता जा रहा था। फाइनल ईयर के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर रहा था। कभी किसी दोस्त का नाम लेता कि उनके यहाँ मैथ्स करने जा रहा हूँ, 2-3 घंटे गायब रहता। झूठ खुलता जब वो वही दोस्त उसे खोजता हुआ घर आ पहुँचता। साहिल घर आता तो ऐसे दिखाता जैसे बहुत पढ़ाई करके थका मांदा घर लौटा हो। पूछने पर उल्टा सीधा जवाब देता। कहता, आपको तो शक की बीमारी है, इसका इलाज करो। नखरे करके भूखा प्यासा सो जाता। 2-3 दिन तक हम दोनों का मूड खराब रहता। मैं सोच सोच कर अधमरी हुई जा रही थी कि इंटर के बाद ये क्या करेगा। बाकी बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी के लिए अलग अलग कोचिंग ले रहे थे, पसीना बहा रहे थे, लेकिन मेरा बेटा ना जाने किस दुनिया में खोया था। कुछ भी काम की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कई बार केमिस्ट्री के सर ने मुझसे शिकायत की, साहिल पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, प्रैक्टिकल क्लास में अनुपस्थित रहता है। साहिल से पूछती तो उसका वही जवाब, एक स्कूल में इसीलिए पढ़ा रही हो जिससे आप मेरी जासूसी कर सको। मैं खून के आंसू पी जाती। ईश्वर से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, पति देव जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके वापस आ जाएं। मैं रोज़ रोज़ की बदतमीजियों से तंग आ चुकी थी। खैर, किसी तरह बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुईं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि फेल होगा या किसी तरह रोते पीटते पास होगा। उससे क्या होगा? कहाँ इसे एडमिशन मिलेगा? क्या होगा इसका भविष्य? विचारों के इसी चक्रव्यूह में चक्कर काटती रही। बोर्ड की परीक्षा के बाद विद्यालय की आंतरिक फाइनल परीक्षाएं आरंभ हो गई थीं। मैं स्कूल की परीक्षाओं में व्यस्त हो गई। एक दिन शाम को मुस्कुराते हुए साहिल मेरे कमरे में आया। मैं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांच रही थी। मम्मी, आपके लिए चाय बना लाऊं? साहिल ने बड़े प्यार से पूछा। मैं हैरान रह गई। बेटे को मेरी इतनी परवाह कब से हो गई? मैंने कहा, नहीं, आओ बैठो, क्या बात है?
बड़े मेहरबान हो माँ पर आज, कोई ख़ास बात है? नहीं मम्मी, ऐसे ही, उसने संकुचित होते हुए कहा। ऐसे ही क्या, कहो। मैंने उसका मन टटोलने के लिए कहा। साहिल ने बड़े प्यार से अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर कहा, मम्मी मुझे प्यार हो गया है, आई एम इन लव। मैंने सोचा वो मजाक कर रहा है, अतः वैसे ही टोन में मैं बोली, वेरी गुड, पर किससे? मम्मी गौरा, उसका मासूम सा जवाब था। क्या कहा, गौरा? मेरे तो होश उड़ गए। हाँ मम्मी, मैं उससे शादी करूँगा। आपको शोभना आंटी और पापा को मनाना होगा। तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं मान जाऊँगी? आप तो मेरी प्यारी मम्मी हो ना, आप तो मान ही जाओगी। ये कहकर उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपना सिर फोड़ लूँ या उसका। गुस्से के मारे मेरा शरीर कांपने लगा, सिर की नसें चटकने लगीं और आंखें जलने लगीं। मेरा ये रूप देखकर साहिल छिटक कर थोड़ी दूर खड़ा हो गया, लेकिन अपनी बात को दोहराते हुए बोला, मम्मी बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई ज़बरदस्ती है क्या? मेरा पलटवार था। मम्मी आप बात को समझो, उसने विनय की। तुम मेरी बात को समझो साहिल, अभी अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब जहाँ चाहना शादी कर लेना, फिर अभी तो तुम बालिग भी नहीं हो। मैंने बात को टालने के लिए कहा। मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। उसकी बेसिर पैर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा, रोना, हंसी तीनों ही आ गए। अच्छा, अगर शादी कर दी तो गौरा को कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे? साहिल का बड़ा भोला सा नासमझी वाला उत्तर था, आपके पास रहेंगे और कहाँ। यानी मैं तुम दोनों को पढ़ाऊँगी, दोनों साथ साथ कॉलेज जाना, मौज मस्ती मार कर थके हारे घर लौटना, और मैं तुम दोनों को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊंगी, दोनों के खर्च संभालूंगी, अगर बच्चे हो गए तो उन्हें भी पालूंगी। मैंने हताश होकर व्यंग बाण छोड़ा। मम्मी आपको जो समझना है, जो करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पापा को राजी आपको ही करना होगा। उफ, बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मम्मी बात तो आप मेरी नहीं समझ रही हैं। गौरा की मम्मी को शक हो गया है, उन्होंने गौरा को उसकी मौसी के घर कटरा भेज दिया है। मौसी उसे लेकर उज्जैन जा रही हैं। साहिल के स्वर में निराशा थी। इसका मतलब है कि शोभना को तुम पसंद नहीं हो, हमारा परिवार पसंद नहीं है। फिर अभी तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, तुमने अभी इंटर पास भी नहीं किया है। दूसरे हम लोग गौरा के परिवार को जानते ही कितना है। उनका खान पान, जाति, रीति रिवाज सब कुछ हमसे अलग है। रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ बन जाओ तो एक से एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियों की लाइन लग जाएगी। साहिल को मेरी इन दलीलों में कोई रुचि नहीं थी। कच्ची उम्र का प्यार सही गलत को पीछे छोड़कर परवान चढ़ने के लिए बेताब था। फिल्मी इश्क का जुनून सर पर चढ़कर बोल रहा था। मेरा धैर्य मेरा साथ छोड़ चुका था। ढेर सारी कॉपियाँ जांचने के लिए पड़ी थीं, अब क्या खाक जांच पाऊंगी। झुंझला कर मैंने कहा, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पापा के पास चली जाती हूँ, उन्हें तुम्हारी सारी कारगुजारियाँ बताती हूँ, उन्हें जो कुछ करना होगा करेंगे, मुझे बख्शो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो चला गया, लेकिन जिस तरह से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, वो सीधे मेरे मुंह पर तमाचा था। मैंने अपने आप को बड़ा ही बेबस, लाचार और अपमानित महसूस किया। कॉपियों को परे सरका कर अपनी विवशता पर आंसू बहाने के सिवा मैं और कर भी क्या कर सकती थी। किसके साथ शेयर करूं? परिवार के सब लोग दूर दराज बैठे हैं। मोबाइल का तब ज़माना नहीं था। फ़ोन करने एसटीडी बूथ तक जाना पड़ता था। फिर क्या कोई समस्या का समाधान निकल पाएगा? कोई कहेगा कि मैंने परवरिश ठीक से नहीं की, कुछ हंसी मजाक बनाएंगे, जितने लोग उतनी ही बातें होंगी। रवि और सौरभ को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, विक्षोभ की चरम सीमा थी। कब तक रोती रही पता नहीं। रोने के बाद मन थोड़ा शांत हुआ। सोचा साहिल के लिए कुछ खाने को बना दूं, साथ ही उसे प्यार से समझाऊंगी, बहलाने के लिए हाँ भी कर दूंगी। चुपचाप साहिल के पापा को आने के लिए टेलीग्राम कर दूंगी। 1 सप्ताह के अंदर इसकी एनडीए की प्रवेश परीक्षा भी है, इसका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। पलंग से उठी ही थी कि बिना कॉल बेल बजाए साहिल के कुछ दोस्त हड़बड़ाए से मैम मैम पुकारते हुए मेरे कमरे तक आ पहुँचे। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। मैम, साहिल घर छोड़कर भाग गया है। क्या?
मैं धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी। संदीप दौड़कर पानी लाना। पानी पीकर थोड़ी चैतन्यता आई। अभिनव ने बताया, मैम अभी अभी मैं कटरा से आ रहा हूँ। कटरा में मैंने साइकिल रिक्शा पर साहिल को एक बड़े बैग के साथ देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमेशा स्कूटर और कार चलाने वाला साहिल रिक्शे पर क्यों जा रहा है। मैंने उसको रोक कर पूछा तो बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, अभी मैं गौरा को बताने जा रहा हूँ। बस मैम, मैं भागा भागा आपको बताने आ गया। मुझे अभिनव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं साहिल के कमरे में गई, अलमारी खोली, दिल धक से रह गया। कपड़े गायब थे, बड़ा बैग, पलंग से ओढ़ने की चादर, सब गायब थी। हम सब ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइंग रूम से चांदी का कुछ सजावटी सामान गायब था। यानी मैं कमरे में आंसू बहाती रही और वो पूरी तैयारी के साथ 9-2-11 हो गया। हाय, वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसने कर दिया। कहाँ जाऊँ, किसे बताऊँ, कहाँ खोजूँ। उस समय दिमाग एकदम सुन्न हो गया था, पर शायद इसके लिए मैं ही जिम्मेदार थी। किशोरावस्था के उस नाजुक दौर में जब दिल और दिमाग दोनों भावनाओं और संवेगों के भंवर में डूबकर अपना विवेक खो देते हैं, उस समय माँ बाप की कठोर प्रतिक्रिया जलती आग में घी का काम करती है। बच्चे बगावत के रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैंने ही साहिल को बगावत के लिए उकसा दिया। मुझे प्यार और समझदारी के साथ एक दोस्त की तरह उसकी बातें सुननी चाहिए थी, उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए था। तब शायद आज की अपमानजनक घटना घटित नहीं होती। पता नहीं मनोविज्ञान की सारी नसीहतें जो मैं दूसरों को दिया करती थी, उस समय कहाँ घास चरने चली गई थी। अब सोच विचार के लिए अधिक समय नहीं था। आदि ने सुझाया, मैम हम लोग स्टेशन चलते हैं, अभिनव और संदीप उसे बस स्टैंड पर देखेंगे, अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी जल्दी घर बंद किया। नीचे आए तो कुछ हलचल गौरा के घर भी नज़र आई। शायद गौरा की मौसी आई थी। ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनना ज़रूरी और बेहतर समझा। आदि कार निकाल रहा था। मैं किसी भी हालत में कार चलाने लायक नहीं थी। बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। मौसी कह रही थी, मैं किचन में खाना बना रही थी, गौरा ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो वहाँ नहीं है। आवाज़ें थी, कोई जवाब नहीं मिला। कमरा, बाथरूम, बालकनी सब देख डाले, उसका कहीं पता नहीं चला दीदी। मेरा तो कलेजा मुँह को आ गया। भागी भागी आपके पास आ गई। शोभना रो रही थी। अंजू, जिसका डर था वही बात हो गई। मैंने सहमते हुए उनके घर में प्रवेश किया। डर था कहीं शोभना मुझसे लड़ न पड़े कि आपके बेटे ने मेरी बेटी भगाई है, मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझ में न जाने कहाँ का साहस और धीरज आ गया। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, शोभना, मेरा बेटा भी गायब है, चलो मिलकर खोजते हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि उसने हम दोनों को एक दूसरे का दर्द समझने की शक्ति प्रदान की। शोभना और उनका बेटा हमारे साथ चल पड़े। पूरी रात हम लोग कार में स्टेशन, वेटिंग रूम, बस स्टैंड के चक्कर लगाते रहे, सब निरर्थक। किस ट्रेन या बस से कहाँ गए होंगे कुछ पता नहीं चला। पूरी रात आशा और निराशा में झूलते कटी। सुबह के 5 बज गए थे। नित्य कर्म से निपटने के लिए सब लोग वापस आए। फिर खोज अभियान चालू हो गया। दोस्तों के घरों में जाकर पता किया, रिश्तेदारों एवं मित्रों को हालचाल पूछने के बहाने से फ़ोन किया, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सब तरफ से निराश होकर रवि को फ़ौरन आने का टेलीग्राम दिया। कानूनी दांव-पेच की बातें भी सोची। दोनों नाबालिग थे, अतः कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते थे, सिर्फ भावावेश में किसी मंदिर में माला बदल सकते थे। अब मैं साहिल के लिए परेशान नहीं थी, परेशान गौरा के लिए थी। उन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे आराम से कुछ दिन गुजार सकें। पैसों के लिए ये लोग कहीं किसी गलत लोगों के चक्कर में ना फंस जाएं, अपराध की दुनिया से इनका परिचय ना हो जाए, गौरा के साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए, किसी के घर की इज्जत पर मेरे बेटे के कारण दाग ना लग जाए। साहिल मरता है तो मरे, लेकिन गौरा सही सलामत घर लौट आए। इज्जत का ही सोचकर FIR दर्ज नहीं कराई। मन बार बार कह रहा था 2-4 दिन इधर उधर भटकने के बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा और वो लौट आएंगे। अच्छे संस्कारों के बच्चे हैं, जोश में होश खो बैठे हैं, या शायद सिनेमा का प्रभाव हो। अब धैर्य रखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। रोज़ हज़ारों मौतें हम मर रहे थे। साहिल के अटपटे रहस्यमय व्यवहार की कई गुत्थियां अब खुल रही थीं। क्यों रोज़ हमारी अलमारी से रुपए गायब हो जाते थे, जिसे साहिल के कहने पर मैं अपना भ्रम मान लेती थी।
कार की डुप्लीकेट चाबी क्यों खो गई? कार की चाबी साहिल को गौरा को घुमाने के लिए चाहिए थी। ऐसी अनेक बातें थीं जो उस समय मुझे चक्कर में डाल देती थीं। अब उन्हें सोचकर हंसी आती है। 4 दिन ऐसे ही दुविधा में बीत गए। 5वें दिन एक महानुभाव का टेलीग्राम गौरा के घर आया। आपके बच्चों को लेकर आ रहा हूँ, कृपया स्टेशन के बाहर सुबह 7 बजे मिलिए। खैर, दोनों परिवारों की जान में जान आई। स्कूल से 1 सप्ताह की छुट्टी ले रखी थी। मानसिक और भावनात्मक पीड़ा ने शरीर को बिल्कुल तोड़ दिया था। शोभना ही टेलीग्राम और कुछ खाने का सामान लेकर आई थी। ठीक से खाना खाने के बाद शरीर में कुछ जान आई। रात भर सुबह का इंतज़ार किया। 7 बजने से पहले ही हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। लगभग 7:45 बजे एक बुजुर्ग सज्जन गौरा का हाथ थामे नजर आए। साहिल सिर झुकाए पीछे पीछे चल रहा था। हम लोग जल्दी से उनकी तरफ लपके। शोभना ने तो जल्दी से गौरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। साहिल मेरे पास अपराधी मुद्रा में खड़ा हो गया। उन महानुभाव से हमने घर चलने का अनुरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। बोले, आपके बच्चे कई दिनों से सफ़र कर रहे हैं, इन्हें खुद पता नहीं था कि जाना कहाँ है। पैसे नहीं थे, इसलिए एक ट्रेन से उतरते दूसरी में चढ़ जाते। भूख प्यास से बुरा हाल था। परसों रात ये लोग हमारे कंपार्टमेंट में आ गए। टिकट चेकर ने इनसे टिकट मांगा। टिकट ना दिखलाने पर उन्होंने सख्ती दिखाई, टिकट के पैसे निकालो, नहीं तो अगले स्टेशन पर मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। साहिल जिस तरह से बात कर रहा था, मुझे लगा ये शरीफ घर के बच्चे हैं जो रास्ता भटक गए हैं। मैंने इनका टिकट खरीद दिया, इनकी सारी कहानी सुनकर आपको टेलीग्राम दिया। अब मेरा रोल ख़त्म हो गया, मैं चला। उन्होंने टिकट के पैसे भी नहीं लिए, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे उन्होंने भी कोई गहरी चोट खाई होगी। साहिल की एनडीए की लिखित प्रवेश परीक्षा भी उसी दिन थी। घर आकर साहिल चुपचाप परीक्षा देने चला गया था। शाम की फ्लाइट से रवि भी आ गए थे। काफ़ी देर तक बाप बेटे में बातचीत चलती रही। ऊंच नीच समझाया, आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा ये वायदा लिया। तीसरे दिन वो लौट गए। साहिल और हमारे बीच सामान्य सी बातचीत होती थी। घर से हंसी मजाक और खुशियाँ रूठ गई थीं। गौरा की मम्मी ने गौरा को कमरे में बंद कर रखा था। दोनों मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए बेहद उदास और उखड़ा उखड़ा रहने लगा। मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को खो रही हूँ। इसी बीच रवि का प्रमोशन और पोस्टिंग बेंगलोर आ गई, पर साहिल खुश नहीं था। शनिवार का दिन था, स्कूल में छुट्टी थी और आया ने भी छुट्टी मार ली थी। साहिल के कमरे की सफाई करते समय उसकी मेज के नीचे एक मुड़ा तुड़ा कागज़ मिला। खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। गौरा का खत था। तुम इस तरह घर छोड़कर मत जाना, आंटी को बहुत दुख होगा। फिर अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि साहिल कहाँ है तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगी। तुम्हारी गौरा। पैरों के नीचे से फिर ज़मीन सरक गई। अच्छा, तो फिर भागने का इरादा है। अलमारी खोलकर देखी, लगभग सारे कपड़े गायब थे। शाम को मैंने गौरा का खत दिखाकर पूछा, साहिल ये सब क्या है? उसने फिर उसी मासूम अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, गौरा के पापा जुलाई में रिटायर होने जा रहे हैं। वो लोग चंडीगढ़ रहेंगे, हम लोग बेंगलोर। यानी हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चंडीगढ़ जाकर कोई नौकरी खोजूंगा, फिर हम शादी करके साथ रहेंगे। मैंने फिर सिर पीट लिया। बेटे के सिर पर गौरा का भूत सवार था। उसे गौरा गौरा के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। भला इसे क्या नौकरी मिलेगी? किसी ढाबे में वेटर बनेगा या कुलीगिरी करेगा? इस बार मैंने तैश न दिखाकर समझदारी और धीरज से काम लिया। गुस्से को पीकर समझाते हुए कहा, बेटा, क्या तुम अपने पापा के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते? पापा को मैं समझाऊंगी, वे गौरा के मम्मी पापा से बात करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो मैं खुद तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। उसकी आंखें चमक उठी थीं। सच मम्मी? हाँ, कहकर बात को ख़त्म करना चाहा था, लेकिन साहिल मेरा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। बोला, मम्मी, अपने वायदे पर कायम तो रहोगी? मुझे धोखा तो नहीं दोगी? बात बिगड़े नहीं, इस डर से थोड़ा संयत होकर बोली, साहिल, तुम जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। सच की जो कीमत हो हमेशा चुकाती रही हूँ। साहिल के चेहरे पर पहले जैसा विश्वास और स्निग्धता झलक आई। मेरे गले में हाथ डालकर लाड़ जताकर बोला, मम्मी, आज चलो बाहर डिनर लेते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। कुछ दिन ऐसे ही सहज बिना तनाव के बीते। मई का आखिरी सप्ताह आ गया। घर की पैकिंग जोर शोर से चल रही थी। रवि आए, इधर उधर के काम निपटाए।
सामान ट्रक से बेंगलोर के लिए रवाना हो गया और हम लोग अपने एक खास मित्र के घर शिफ्ट हो गए। सौरभ भी आ गया था। सुबह की फ़्लाइट से हम लोग दिल्ली और फिर वहाँ से बेंगलोर के लिए जाने वाले थे। दिल्ली में रवि को कुछ ऑफिस का काम था। साहिल बेहद उदास और अनमना था। मेरी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहा था। मैंने रवि से बात की या नहीं, उनका जवाब क्या है? मैं आँख के इशारे से समझाने की कोशिश कर रही थी कि धैर्य रखो। सुबह हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले। प्रमोशन की खुशी रवि और सौरभ के चेहरे पर साफ झलक रही थी। सौरभ ने संता बंता वाला कोई जोक सुनाया। हम सब हंस पड़े। साहिल तटस्थ सा सिर झुकाए बैठा रहा। रवि ने नोटिस किया, बोले, लगता है हमारा बेटा मेरे प्रमोशन से खुश नहीं है। रवि ने ड्राइवर से वापस मुड़ने के लिए धीरे से कुछ कहा। हम सब घबरा गए। थोड़ी देर में कार गौरा के घर के सामने खड़ी हो गई। रवि ने लपक कर गौरा के घर की कॉलबेल बजाई। सौम्या ने दरवाज़ा खोला। हम सब अंदर गए। रवि ने बिना किसी भूमिका के शोभना से कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी गौरा का हाथ मांगता हूँ। जब तक साहिल पढ़ाई पूरी करके खुद कमाने लायक नहीं होगा तब तक गौरा हमारी अमानत आपके पास रहेगी। दोनों को कम से कम 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच अगर ये रिश्ता खुद तोड़ते हैं तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। शोभना ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। बोली, हमारी बिरादरी वाले अंतर्जातीय विवाह की अनुमति नहीं देंगे। हाँ ना का फैसला तो गौरा के पापा ही आकर करेंगे। रवि को कुछ चुभा, लेकिन सहज बनते हुए कहा, खैर मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। लड़की आपकी है या बिरादरी की, ये निर्णय भी आपको लेना होगा। बेंगलोर पहुंचकर अपना संपर्क पता भेजूंगा। गौरा कमरे के अंदर पर्दे की आड़ से सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। रवि के इशारे पर अंदर जाकर मैंने गौरा को प्यार किया। खूब मन लगाकर पढ़ने की नसीहत दी। साहिल के चेहरे पर सुकून और कृतज्ञता का भाव स्पष्ट था। उसने शर्माई नज़रों से अपने पापा को धन्यवाद किया। हम लोग हंसी खुशी बेंगलोर आ गए। नई जगह, नए लोग, नया घर और नई समस्याओं से निपटने लगे। लगभग 1 महीने बाद गौरा के पापा का पत्र आया। गौरा आपके घर की बहू बने, ये हमारा सौभाग्य होगा। लाख कोशिश करने पर भी मैं गौरा के लिए ऐसा घर नहीं खोज पाता। फिर जिस समझदारी से आप लोगों ने समस्या का समाधान किया है उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। साहिल तो अब आसमान में उड़ रहा था। हम लोगों ने भी सोचा था अगर इनके प्यार में गहराई होगी तो रिश्ता करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, अगर ये मात्र किशोरावस्था का आकर्षण होगा तो स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। खैर, पत्र व्यवहार और फ़ोन का सिलसिला चलता रहा। साहिल ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उसकी एकमात्र निष्ठा गौरा के प्रति रही। धीरे धीरे मैंने भी गौरा को हृदय से स्वीकार कर लिया। यदा कदा गौरा को उपहार भेजने लगी। 3 साल ऐसे ही बीत गए। साहिल का मन पढ़ाई में कम और गौरा में ज़्यादा था। बीएससी करने के तुरंत बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके ताज ग्रुप में नौकरी ज्वाइन कर ली। सन 2000 में नव वर्ष मनाने के लिए सौरभ और साहिल दोनों हमारे पास आए थे। साहिल की इच्छानुसार मैंने शोभना को नए साल के सेलिब्रेशन के लिए सपरिवार आने का अनुरोध किया। खैर, वो खुद तो नहीं आई, लेकिन गौरा अपनी बड़ी बहन सौम्या और भाई के साथ आई। वो नववर्ष हमारे जीवन का सबसे सुंदर नया साल था। होली, दिवाली और ईद एक साथ मेरे आंगन में उतर आए थे। बच्चों ने खूब रौनक लगाई। एमबीए करने के बाद सौरभ एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं था। उधर गौरा की बड़ी बहन और भाई कुंवारा था। बेचारे साहिल और गौरा बीच में लटके थे। साहिल का पूरा वेतन फ़ोन में खर्च हो रहा था। बहुत मनाने और जोर देने पर सौरभ शादी के लिए तैयार हुआ। हम लोगों ने भी चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। अब साहिल के लिए हमारी तरफ से रास्ता साफ था, लेकिन गौरा का नहीं। खैर, साहिल की जिद पर हम लोगों ने शोभना को समझाया, भाई अब इनके धैर्य की परीक्षा ज़्यादा ना ली जाए। अब ये बालिग हैं और कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। पिछले कटु अनुभव से डरे गौरा के माता पिता शादी के लिए भी राजी हो गए। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। दोनों बेटे अपने अपने परिवार में सुखी थे। रवि को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जॉब मिल गई थी। हम अहमदाबाद आ गए। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मैं समय समय पर बच्चों के पास चक्कर लगाती रहती थी। बच्चे भी सब परिवार हमारे पास आते रहते थे। साहिल के पास जाकर बहुत अच्छा लगता था। गौरा मेरा बहुत ध्यान रखती थी। अपनी
पुरानी गलतियों को लेकर दोनों बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे, परंतु दोनों का प्यार, समर्पण और आपसी तालमेल को देखकर हृदय को आंतरिक शांति मिलती थी। मेरा मन पिछला कुछ भी याद नहीं करना चाहता था। दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद था। पिछले साल तन्वी की शादी के मौके पर पूजा ने मुझे कुछ संकेत देने की कोशिश की थी। मम्मी, लगता है साहिल और गौरा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए दोनों कैसे एक दूसरे से कटे कटे नज़र आ रहे हैं। आपने नोटिस किया? लेकिन मुझे उस समय कुछ नज़र नहीं आया। मैंने पूजा का भ्रम समझकर बात टाल दी। हो सकता है पूजा की बात सही हो। पता नहीं दोनों को एक दूसरे से क्या शिकवे शिकायत होंगे। हो सकता है दोनों के बीच बोरियत और ऊब के कारण अलगाव की नागफनी उगने लगी हो, जिसकी चुभन दोनों महसूस कर रहे हों। दोनों के बीच प्यार का सेतु बनने वाला बच्चा भी तो नहीं है उनके आंगन में। ये भी तो संभव है कि गौरा के जीवन में किसी दूसरे की उपस्थिति दर्ज हो जाने से साहिल का अहम आहत हो गया हो और उसने एसएमएस के बहाने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली हो। ये भी हो सकता है कि प्यार की नोक-झोंक में गौरा द्वारा मैसेज डिलीट करना शक की आग में घी का काम कर गया हो और शराब के सुरूर में उसने ऐसा हादसा बना दिया हो। बड़े बुजुर्गों का ये कहना भी सच हो सकता है कि कच्ची उम्र में लिए गए फैसलों का अंजाम यही होता है। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन जीवन में उथल पुथल तो मची गई थी। ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। 15 सालों की लंबी यात्रा करके मन थक कर चूर हो गया। आँख लग गई। रवि ऑफिस चले गए थे। मुझे किसी ने जगाया नहीं। 10 बजे मेरी नींद सौरभ के फ़ोन से टूटी। माँ, मैं साहिल के घर आ गया हूँ। गौरा की तबीयत आज सफ़र लायक नहीं है। वो कोई भी कदम उठाने से पहले आपके पास आएगी। उसे आप पर पूरा भरोसा है। परसों उसे लेकर मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूँ। गौरा को दवाई देकर सुला दिया है। अब साहिल से बात करता हूँ। गौरा मेरे पास आ रही है, मैं उसका सामना कैसे करूँगी, क्या समझाऊँगी? ये यक्ष प्रश्न मेरे सामने खड़ा है। क्या मेरे लिए ये कहना उचित होगा कि बेटी साहिल को माफ़ कर दो, घर छोड़कर मत जाओ? अगर उसका जवाब हुआ और आपके बेटे के लात घूंसे खाती रहूं, तब मैं क्या कहूँगी? क्या मैं साहिल के व्यवहार की गारंटी उसे दे पाऊँगी? नहीं नहीं, मुझे गौरा से कुछ नहीं कहना, सुनना और पूछना होगा। उसे समय देना होगा। जब उसका मन शांत हो जाएगा तब धीरे धीरे हृदय की गांठें स्वयं खुलेंगी। इसी बीच मुझे साहिल से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो ऐसा अघोर अपराध कर बैठा। साहिल को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से बात बतानी पड़ेगी। मुझे चुपचाप तह तक जाना होगा। अगर ये घटना पहली बार घटी है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बचपना था, तो उन्हें अपने रिश्ते को एक और मौका दे देना चाहिए। शायद इस बार सही निर्णय लेने में वो गलती नहीं करेगी, इसलिए सब कुछ उसके विवेक पर छोड़ देती हूँ। अभी आप सुन रहे थे एक सामयिक समस्या पर आधारित कहानी एक और मौका, जिसे लेखिका ने बहुत खूबसूरती से, बहुत सुलझे हुए तरीके से लिखा है। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।